हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए शिक्षण अधिगम का सिद्धांत राजन सीरीज से लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो में बहुविकल्पीय क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखें तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया राजन सीरीज से। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो इसको हम लोग लिख सकते, प्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। किसी जैसे शिक्षक जब शिक्षार्थी को शिक्षा देता है, जब उसका मन नहीं लगता है तो वह शिक्षार्थी बालक को मोटिवेट करता है, यानी उससे अभिप्रेरणा जगाता है, उसमें रुचि पैदा करता है, उसमें ध्यान पैदा करता है, ताकि बच्चे किसी भी कार्य को सीखने में रुचि लें। इसी चीज़ को हम लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत के महत्व। अब किताबी भाषा में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रेरणा के द्वारा बच्चों में किसी विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। रुचि का संबंध ध्यान से होता है, इसलिए यदि बच्चे किसी कार्य को करते हैं तो उसमें उसकी रुचि अवश्य होती है। प्रेरणा द्वारा छात्रों के सीखने की गति बढ़ जाती है। इस तरीके से हम लोग इस शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना कीजिए। अपेक्षित, जैसे आप लोग जानते हैं, अपेक्षित सबसे स्पष्ट हो जाए किसी चीज़ की अपेक्षा करना, यानी आशा करना अपेक्षित कहलाता है। अधिगम मतलब वह सीखना या सिखाना अधिगम कहलाता है। स्तर मतलब उपलब्धि, किस स्तर तक बच्चे को ज्ञान प्रदान किया जाए। अब इसको हम लोग किताबी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, जैसे अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अपेक्षित का मतलब निर्धारित न्यूनतम दक्षता जिसकी आशा की जाए। अधिगम मतलब होता है सीखना, स्तर उपलब्धि स्तर। इस तरीके से अब आगे हम इसमें इस क्वेश्चन में और बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय का है। तो लिख सकते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षता को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव जो इस प्रकार हैं, जैसे एक ज्ञानात्मक होता है, एक भावात्मक होता है, एक क्रियात्मक होता है। इन्हीं के द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर को बच्चे तक प्रदान किया जाता है। किस तरीके से अधिगम को बच्चे को सिखाया जाए, इस तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। संप्रेषण मतलब बोलता है कम्युनिकेशन। संक्षेप में 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से पूछ सकता है। नहीं तो पूछ सकता है संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नहीं तो पूछ सकता है संप्रेषण की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए शिक्षण में इसका महत्व प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है संप्रेषण के ऊपर। संप्रेषण का मूल रूप होता है, जैसे दो लोगों के बीच की वार्तालाप को हम लोग संप्रेषण कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन। जैसे अब यहाँ पे हम लोगों को जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को शिक्षक और बालक को मद्देनजर रखते हुए संप्रेषण को बताना है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग संप्रेषण हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम है। संप्रेषण का 3 घटक होता है। एक जिसके द्वारा संदेश दिया जा रहा है उसको प्रेषक कहते हैं, जिसके द्वारा संदेश लिया जा रहा है उसे ग्राही कहते हैं। अब इसमें हम आगे लिख सकते हैं, संप्रेषण के बिना कक्षा शिक्षण संभव नहीं होता है। संप्रेषण के अनुभव में कक्षा शिक्षण नीरस तथा अप्रभावी हो जाता है और वे सरलता से किसी भी समय किसी भी उचित स्थल पर नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से अब प्रभावी संप्रेषण के से बच्चों में कुशलता नेतृत्व किया जा सकता है। अब इसके प्रकार हम लोग देखते हैं, संप्रेषण के प्रभाव, एक प्रभावी संप्रेषण होता है, एक अप्रभावी। प्रभावी संप्रेषण वह होता है जो 2 व्यक्तियों के बीच हो, दोनों तरफ से भाषा का यानी संदेश का आदान प्रदान किया जाए, उसे प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। जैसे किसी वक्ता द्वारा या प्रेषक द्वारा सूचना देना,
तो किसी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब फिर जो ग्रहण कर रहा है उसके द्वारा भी जिज्ञासा जवाब देना ही प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। यह दो तरफा संप्रेषण होता है। पूछा जा सकता है दो तरफा संप्रेषण क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रभावी संप्रेषण से ही कक्षा शिक्षक रोचक एवं प्रभावी होता है। इसके 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 अभाव में बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं। प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों ही अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। प्रभावी संप्रेषण। अब अप्रभावी हम लोग देख सकते हैं। अप्रभावी क्या है? अप्रभावी संप्रेषण वह होता है जिसे यानी वक्ता यानी प्रेषक द्वारा सूचना ग्राही तक पहुंचाना जो ले रहा है, लेकिन ग्राही द्वारा जवाब देना नहीं रहता है इसमें अप्रभावी में। वह अप्रभावी यानी एक तरफा संप्रेषण, जैसे भाषण देना। कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो केवल वही दे रहा है, उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। किताबी भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे एक तरफा संप्रेषण अथवा अप्रभावी संप्रेषण से कक्षा शिक्षक नीरस तथा उबाऊ लगता है। यह संप्रेषण जिसमें केवल वक्ता अपने विचारों को ग्राही तक पहुंचाता है। इस तरीके से संप्रेषण दो प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, क्रियाशीलता के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता यानी कि बच्चों में क्रियाशीलता कैसे जागृत किया जाए, यही शिक्षक को बताना। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, क्रियाशीलता के सिद्धांत का विवेचना कीजिए। तो हम लोग क्रियाशीलता के सिद्धांत को लिख सकते हैं, जैसे क्रियापरक विधि आत्म स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार आत्म स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अनुक्रिया करना जरूरी है। इस विधि में छात्र का सर्वगुण विकास उसकी स्वयं की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्रियाशीलता के सिद्धांत में, जैसे यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। यह विद्यार्थी की क्रिया चेतना के चिंतनात्मक रुचि, कल्पना तथा निर्णय तीनों स्तरों को प्रभावित करती है। इस विधि से छात्र सहज प्रवृत्ति की ओर अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। आप लोग जितना भी शुद्ध अक्षर को लिखेंगे उतने ही बढ़िया आपको लोगों को नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर पूछ सकता है। शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है? शिक्षण का जैसे हम लोग समझ लेते हैं, शिक्षण का मतलब होता है जैसे किसी शिक्षक द्वारा बालक को किसी एक पाठ्यक्रम को उसकी आने वाली चुनौतियों में तैयार करना, उसे अच्छे तरीके से ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण कहलाता है। अब प्रशिक्षण हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग प्रशिक्षण समझ लेते हैं। जैसे प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया होती है। इसमें सुधार करना, जैसे कि कोई ज्ञान प्राप्त किया गया है उसमें सुधार करना ही प्रशिक्षण कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने किताबी भाषा में कैसे शिक्षण प्रशिक्षण को हम लोग लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं, शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि है जिसमें शिक्षक किसी दिए गए विषय पर छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए उसे तैयार करने के लिए ज्ञान की अवधारणाओं को प्रदान करता है। अब प्रशिक्षण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यह अर्थ के आधार पर शिक्षण और प्रशिक्षण को बांटा गया है। अभी और प्रकार से दिया गया है, नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अब प्रशिक्षण देख लेते हैं। प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को शिक्षिका के प्रदर्शन में सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल, नौकरी से संबंधित किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञ द्वारा निर्देश और निर्देशित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण कहलाता है। अब प्रशिक्षण दूसरे प्रकार से हम लोग देख सकते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। जैसे पहुंच के आधार पर शिक्षण क्या होता है? पहुंच के आधार पर शिक्षण सैद्धांतिक होता है। अब पहुंच के आधार पर प्रशिक्षण क्या होता है? व्यवहारिक होता है। इस तरीके से वातावरण के आधार पर शिक्षण क्या होता है? शिक्षण कक्षा का वातावरण होता है। अब प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण दोनों तरह से होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। उपचारात्मक, जैसे किसी बालक को किसी शब्द या किसी चीज़ में पढ़ने में उसे असुविधा हो, उसी का उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जब आप किसी बच्चे को केंद्र मानकर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तब आंसर हम लोग सही तरीके और सटीक तरीके से लिख पाएंगे। तो जिसमें इसमें उपचार शिक्षण को स्पष्ट करना है, उपचारात्मक शिक्षण। जैसे हम लोग अब किताबी भाषा में समझ लेते हैं कैसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षण को अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कैसे लिख सकते हैं। राजन से कैसे दिया गया क्वेश्चन है,
जैसे उपचारात्मक शिक्षण एक शब्द नवीन हो सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही चलती रही है, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ न आती हों। पुराने समय में ही शिक्षक छात्रों को सीखने संबंधी कठिनाइयाँ दूर करते रहे हैं और उचित दिशा में उनका मार्गदर्शन करते आए हैं। लेकिन आज उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार कोई चिकित्सा लोगों को बीमारी का उपचार करता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने, उसे अर्जित ज्ञान को उचित दिशा में प्रदान करना ही उपचारात्मक कहलाता है। अब एक वैज्ञानिक है योमक और सिम्पसन, इनके अनुसार क्या दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजना की चेष्टा करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। सिम्पसन और जॉन ब्लेयर के अनुसार उपचारात्मक क्या है? तो जॉन ब्लेयर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण संक्षेप में कहे गए श्रेष्ठ शिक्षण जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और उसे अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक कुशलता की ओर अग्रसर करता है। इस तरीके से उपचारात्मक शिक्षण ब्लेयर द्वारा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। एक स्थूल होता है, एक स्थूल एक सूक्ष्म होता है। स्थूल का मतलब होता है एकदम नीचे से, एकदम निचले स्तर से ज्ञान कराना, ये स्थूल कहलाता है। अब सूक्ष्म जैसे कुछ ज्ञान प्राप्त उसमें आगे उसी के सहारे से आगे ज्ञान प्राप्त करना, इस सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अब किताबी भाषा में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे दिया गया है हम लोगों का, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की कोई विधि नहीं है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं विश्लेषण करने की तकनीक है। इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षण की इकाई को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक हेतु प्रशिक्षण है जिसमें सामान्य कक्षाध्यापन की जटिलताओं को कम किया जाता है। और आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं हम लोग इसमें जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 या 10 मिनट की पाठ्य योजना तैयार की जाती है। इस पाठ्य योजना को सूक्ष्म कक्षा में 5 से 10 छात्रों होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। विधि में वास्तविक एवं सामान्य शिक्षण प्रक्रिया की जटिलता को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जाता है। जैसे किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण को कम एक बार में एक घटक कौशल को लेकर यह योजना बनाई जाती है, और किस तरीके से पाठ्य वस्तु को एक इकाई तक सीमित रखा जाता है। कक्षा में 5 से 10 छात्र होने चाहिए। अब अगले वैज्ञानिक सूक्ष्म शिक्षण को इन्होंने बताया, जैसे वैज्ञानिक का नाम है डी एलन एवं डी रियान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया। जैसे सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक सप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवापूर्ण स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के प्रति पुष्टि प्रदान करता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोगों का दिया गया है, जैसे अगले वैज्ञानिक हम लोगों के अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे इतना लंबा आप लोग लिखेंगे तो हम लोगों को समय का भी निर्धारण, क्योंकि हम लोगों को 2 घंटे में 40 क्वेश्चन करने रहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है मेन रूप से उसको एक लाइन में अंडरलाइन करके उसको हम लोग एक लाइन में उत्तर सटीक दे दें, फिर उसके बारे में जो कुछ और लिखना है उसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन बात रहती है उसको अंडरलाइन आप लोग कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। अब जितना लंबा सीरीज में दिया गया इतना लंबा लिखने में हम लोगों को समय कम पड़ जाएगा, इसलिए कुछ मेन पॉइंट हम लोगों को लिखना रहता है सेमेस्टर एग्जाम में। अब जैसे सूक्ष्म शिक्षण को मैकनाइट द्वारा बताया गया, सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थितियां हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो हम लोग सबको कॉमन लेकर जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। बहुक्षेत्रीय शिक्षण
यानी कि जैसे 2 या 3 कक्षा के छात्रों को एक कक्षा में बैठाकर शिक्षा देना ही बहुक्षेत्रीय शिक्षण कहलाता है। जैसे सॉरी, ये बहुकक्षीय शिक्षण कहलाता है। बहुक्षेत्रीय पूछा गया हम लोगों से। बहुक्षेत्रीय का मतलब होता है जैसे बहुक्षेत्रीय का मतलब जैसे समाज में किस तरीके सामाजिक में समाज क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, किस तरीके से विकास हो रहा है, उसके बारे में बहु शिक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोग जैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रशस्त हो रही है, लेकिन जितना विकास हो रहा है उतनी ही नई समस्याएं जन्म लेती हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक हो, फिर या शिक्षण के क्षेत्र में। वर्तमान समय में शिक्षण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें छात्रों को शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त ढंग से नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार की एक समस्या है विद्यालयों में पढ़ने छात्र एवं अध्यापकों की घटती संख्या। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में यह देखा जाता है कि 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की संख्या 1 या 2 से अधिक नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षण हो पाना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान हेतु बहुश्रेणी शिक्षण विधा जन्म हुई। इस तरीके से एक बहुस्तरीय शिक्षण विधि क्या है, बहुस्तरीय। जैसे इस बहुस्तरीय शिक्षण में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बहुस्तरीय शिक्षण विधि का तात्पर्य एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षण 2 अथवा 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उन्हें शिक्षा प्रदान करना ही बहुस्तरीय शिक्षण विधि कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर टिप्पणी लिखे। पहले हम लोग बेसिक शिक्षा परियोजना को समझ लेते हैं। बेसिक शिक्षा परियोजना क्या है? जैसे बेसिक शिक्षा परियोजना प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक केंद्रों को खोलना तथा उनको संचालन रूप से मीटिंग के द्वारा उसमें क्या क्या कमी आ रही है उसको पूरा करना ही बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको पॉइंट वाइज कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग दिया गया प्राथमिक विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना बेसिक शिक्षा परियोजना कहलाता है। अगला पॉइंट हम लोग दिया गया, अगला हम लोगों का दिया गया है जैसे वर्ष 2006 तक 6 से 11 वह वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करना। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। अब हम लोग ऑपरेशन ब्लड समझ लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधा सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध करा के बच्चों को शिक्षा देना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाता है। अब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि इस समय तो 2020 शिक्षा नीति चल रही है कि प्राथमिक स्तर पर समस्त छात्रों की शिक्षा एक रूपता हो। इसके लिए समस्त बच्चों की प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा को न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे पूछा जा सकता है अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है? अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अपेक्षित मतलब होता है आशा, अधिगम मतलब होता है सीखना है सिखाना, स्तर मतलब होता है संबंधित किसी चीज़ से। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसमें अनुभवों की भूमिका पूछे, जैसे हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे अपेक्षित अधिगम स्तर होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। और दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, शिक्षण किस तरीके से किया जाए, शिक्षक द्वारा शिक्षा कैसे प्रदान किया जाए, इसी विशेषता को हम लोगों को पॉइंट वाइज में लिखना है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं शिक्षण का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं व्यवहारिक बनाना होता है। और शिक्षक द्वारा किस तरीके से शिक्षण में सुधार किया जा सकता है? शिक्षण का उद्देश्य बालकों को बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करना, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना, बालकों का शारीरिक विकास करना। शिक्षण के द्वारा
बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरीके से हम लोग शिक्षण के उद्देश्य को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। जैसे एक रुचि होता है, एक ध्यान होता है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को अलग अलग, जैसे रुचि ध्यान पर आधारित है, ध्यान रुचि पर आधारित है। इसमें केवल पूछा गया रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो जैसे बालक का हमेशा खेल कूद में, मनोरंजन में दिमाग लगता है, तो उसी खेल कूद के आधार पर बालक को शिक्षा देना रुचिपूर्ण, जैसे जिस तरीके से रुचि हो बालक में उसी तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाए तो बालक आसानी से ग्रहण कर लेता है। जैसे पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं, खेल खेल में बच्चों को प्रतिभा एवं कौशल विकास होता है, और रुचिपूर्ण शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा देना, विद्यालय में वातावरण के भयमुक्त बनाना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। इस तरीके से हम रुचिपूर्ण शिक्षण को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधियों के नाम पूछ रहा है, तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधियों जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गया, गतिविधि हो गया, भ्रमण हो गया, कहानी हो गया। इस तरह के प्रश्नोत्तर विधि सुकरात वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा दिया गया। जैसे अब इसमें प्रश्नोत्तर प्रश्न पूछ के बच्चों में ज्ञान की शक्ति यानी प्रेरणा की शक्ति जागृत करना, रुचि उत्पन्न करना एक प्रश्न पूछने में। अब गतिविधि किस तरीके से शिक्षक गतिविधि करके बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है, भ्रमण करके किस तरीके से भ्रमण करके उसे शिक्षा, कहानी सुना करके उसमें आत्मचिंतन की प्रेरणा कैसे जागृत किया जा रहा है बालक में, उस तरीके से लिखना रहता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के से पूछा जा सकता है, जैसे कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता लिखिए। कक्षा शिक्षण में कैसे प्रश्न पूछे जाएं बालक से कि उसे सही हो, यही क्वेश्चन को हम लोगों को अपने पॉइंट वाइज में लिखना है। जैसे प्रश्न स्पष्ट हो, प्रश्न संक्षिप्त हो, प्रश्न छात्र के बोध तथा ज्ञान की जांच करने में सक्षम होने चाहिए, प्रश्न सारगर्भित हो, प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करे, लघु उत्तरात्मक होने चाहिए, लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रधान होते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कक्षा शिक्षण करते समय प्रश्नों की विशेषता। अब और हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जैसे कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई सूत्र, वैज्ञानिक का नाम, किसी राजा का नाम, गद्दी पर बैठना, किसी साहित्यकार की कृति। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन उसका उत्तर तुरंत ही सही बता देना ही सही शिक्षक की पहचान होती है, ताकि बालक में कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता है, उत्तम शिक्षण की विशेषता बताइए। तो उत्तम शिक्षण की विशेषता जैसे वांछनीय हो सकती है, शिक्षण सिखाना होता है, चुने गए तत्वों का, जैसे जो पाठ्यक्रम होता है उसी पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे को ज्ञान प्रदान करना ही चुने गए तथ्यों का ज्ञान कहलाता है। इस तरीके से हम लोग पहले क्रम वाइज देखते हैं। वांछनीय सूचना देना, जैसे शिक्षक वांछनीय सूचना देने वाले होना चाहिए। और शिक्षण सिखाना क्या है, जैसे शिक्षण ऐसा हो जो बालक की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं की आवश्यकताओं को समझने तथा उसके अनुसार मार्गदर्शन, बाल केंद्रित शिक्षण हो। इस तरीके से अब चुने हुए तत्वों को जैसे शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद तथ्य बनाने चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, उत्तम शिक्षण की विशेषता में जैसे सहयोग के आधार पर शिक्षण कैसे दी जाए। जैसे उत्तम शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होती है। अगर दोनों का कम्युनिकेशन अलग अलग हो तो शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। अब प्रजातांत्रिक कैसे, उत्तम शिक्षण प्रजातांत्रिक स्वरूप का होना चाहिए। अब प्रगतिशील होना चाहिए। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो ज्ञान से अज्ञात की ओर होता है। इस तरीके से अब अगला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्तम शिक्षण गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। और निर्देशात्मक क्या होना चाहिए, उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देशित किया जाता है। इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसको हम लोग कैसे अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे शिक्षण में नियोजन क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। नियोजन का मतलब होता है किसी चीज़ को निश्चित रूप से पहले हम उसको टारगेट कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, उसी प्रकार से उसी नियम के अनुसार हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, तब बच्चे को समझने में आसानी होती है। जैसे हम लोग इसको अपने किताबी भाषा में सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तथ्यों का निर्माण करना चाहिए। जैसे पाठ्य योजना का निर्माण,
सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न, किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। जैसे हम बताएं कि अग्रिम तैयारी ही नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत करणीय कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना ही आधुनिक होने का सूचक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है हम लोगों के सीरीज में 17 नंबर का लघु उत्तरी का क्वेश्चन है, श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षार्थी को शिक्षा देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए श्यामपट्ट का उपयोग करते समय। तो इसी चीज़ को हमको पॉइंट वाइज बना के लिखना है अपने सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु सुडौल और अक्षरों की शुद्ध भाषा लिखनी चाहिए। और किस तरीके से पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर तथा आकर्षक होना चाहिए। और श्यामपट्ट पर लिखते समय उसे रंग के विपरीत रंग की चाक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अलग अलग रंग के चाकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। और श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता न हो रहने पर झरना से मिटा देना चाहिए। और श्यामपट्ट पर सारे लिखते समय छोटे सार्थक तथा सारगर्भित वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सरल से सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। एक से एक शब्दों से दो शब्दों के बीच की दूरी सही होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षक करते समय। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है हम लोग अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय बताइए। क्या हो सकता है अपेक्षित अधिगम स्तर। जैसे हम लोग पीछे भी अपेक्षित अधिगम स्तर को पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग 4 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना तथा पूर्वानुमान लगाना, बल देना ही अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाता है। अपेक्षित अधिगम स्तर को हम दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे छात्रों को समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचय करना। और तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना जिसमें नकल की संभावना बिल्कुल न रहे। एक ही पाठ्यक्रम के 8 से 10 प्रश्न एक कक्षा में दिए जाएं, जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। इस तरीके से हम लोग अपेक्षित अधिगम स्तर को लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम लोग छात्र की प्रवीणता तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाए। और अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री के 4 विशेषता लिखाई। यानी श्रव्य दृश्य जो दिखाई भी दे, बोले, इसी को श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। अब इसको हम पॉइंट वाइज जैसे लिख सकते हैं, यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। श्रव्य दृश्य जैसे टीवी एक प्रकार से टेलीविजन जो होता है वो श्रव्य दृश्य सामग्री होता है। उसी के अनुसार हम अपने अगले पॉइंट को लिख सकते हैं, यह शिक्षण सामग्री कक्षा के प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यह भाषाई कौशल के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण प्रविधि की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। नहीं तो दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, शिक्षण प्रविधि की विशेषता बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे शिक्षण प्रविधि की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है और कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम की विधियां की जानकारी करना आवश्यक है। विषय के अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता होती है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। इसके पहले हम लोग केवल पढ़ रहे थे बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक
केंद्रित शिक्षण। अब इसमें हम लोग अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षण, बालक को आधार मानकर शिक्षा दी जा रही है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक द्वारा ही शिक्षा का प्रदान किया जाए। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे बाल केंद्रित शिक्षण को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षण में विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा चार दीवारी से बाहर सीखना। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या है, चार दीवारी के अंदर सीखना। अब इसमें बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की स्वतंत्रता एवं साम्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा देना। अब शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का निर्माण तथा निर्देशित सर्वोपरि होना। अगला पॉइंट हम लोगों का जैसे पूछा जा सकता है, इसमें लिख सकते हैं जैसे बाल केंद्रित शिक्षण में बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल देना, बहु विधि अनुभव, सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अब उसी प्रकार से शिक्षक केंद्रित में क्या लिख सकते हैं, जैसे अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से रैखिक अनुभव, निष्क्रिय प्रभाव से अधिगम। इस तरीके से हम लोग बाल केंद्रित शिक्षण में और शिक्षक केंद्रित शिक्षा को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग इसको अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे सर्वदृश्य सामग्री का उचित प्रकार का प्रयोग करना। प्रयोग प्रदर्शन यानी किस चीज़ की कैसे कैसे प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी को हमको लिखना है। यंत्रों के प्रयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए। मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न करना चाहिए। प्रयोगों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरीके से हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग। अब यह छात्रों को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए कि कौन सा छात्र किस तरीके से प्रयोग में सफल हो सकता है, उस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषता बताइए। यह डाल्टन योजना खेल योजना के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस पद्धति के अनुसार बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है। जिसमें परीक्षा नहीं होगी उसमें बालक रुचि लेगा। इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है, जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सकें। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक स्तरों तथा रुचियों के छात्र अपनी इच्छा सुविधा के अनुसार कार्य कर सकें। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे ग्राम्य शिक्षा समिति क्या है, इसके कार्य को समझाइए। ग्राम्य शिक्षा समिति, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय को समुदाय से जोड़ने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है जो विद्यालय प्रबंधन में अपना दायित्व निभाती है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन प्रक्रिया, जैसे ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव होता है। अब तीन अभिभावक, इसमें से एक सदस्य महिला होना चाहिए, आवश्यक माना जाता है। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करता है। अब अकादमिक कार्य कैसे किया जाता है। अकादमिक कार्य क्या होता है, जैसे ग्राम्य शिक्षा समिति के अकादमिक कार्य निम्नलिखित होते हैं। जैसे विद्यालय को सामुदायिक से जोड़ना ग्राम्य शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना, घर घर सर्वेक्षण करना, पिछड़े वर्ग के विकलांग तथा बालिकाओं का नामांकन करवाना। अब इसमें दूसरा आता है विद्यालय संरचना संबंधी कार्य करना। ग्राम्य शिक्षा समिति में विद्यालय संरचना संबंधी निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, जैसे भौतिक संसाधन जुटाना, भवनों के निर्माण तथा मरम्मत करना, शौचालय बनवाना तथा हैंडपंप का बनवाना। वित्तीय कार्य में जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वित्तीय कार्य ग्राम्य शिक्षा समिति के वित्तीय कार्य निम्नवत है, जैसे वित्तीय संस्था जुटाने में एवं सदुपयोग के लिए, अनुदानों के व्यय करने के लिए, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के बारे में बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पूर्व में 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली बार, वर्ष 1986 में प्रधान राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति बनाई गई। वर्ष 1992 में संशोधन किया गया। अब 2017 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति गठन की थी, जिसमें मई 2019 में केंद्र सरकार की रिपोर्ट प्रदान की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस शिक्षा का कुल GDP 6% व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस 2020 शिक्षा नीति है। इस शिक्षा की नीति के अंतर्गत जो हमारे देश की GDP है उसका 6% शिक्षा से निकाला जाएगा। यह इस शिक्षा में लिया गया। और इसमें जैसे 10+2 तक की शिक्षा को निर्धारित किया गया है। जैसे 5+3+3+4, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 5 पहला 5 है। 5 क्या है? जैसे जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसे इस कॉलेज स्कूल में भेजा जाएगा। वह 3 साल का हो जाएगा तो उसमें जो होता है LKG, UKG, JKG 1 और 2, इस तरीके से वह 5 साल तक ये 5 साल के अंदर में उसे कोई परीक्षा नहीं देनी रहेगी, केवल खेल कूद स्कूल से जुड़ाव करने के लिए इस शिक्षा नीति में बताया गया है। और जो ये 3 है, दूसरा वाला 3 है, इस 3 में 3, 4, 5 क्लास में वह रहेगा। जो तीसरे में वह पाठ्य किताब को पढ़ना सीखेगा, फिर इसके आगे 4 और 5 में परीक्षा देना उसे पड़ेगा। और जो फिर अगला 3 जो दिया गया, इसमें 6, 7, 8 क्लास में बच्चा पहुंच जाएगा। 6, 7, 8 में कक्षा में। अब इस कक्षा में कंप्यूटर से, खेल से, जिस विभाग में वो बच्चा उसमें रुचि रहेगी उसमें पढ़ सकता है। अब अगला 4 दिया गया है वो हम लोगों का 9, 10, 11, 12, इसको सेमेस्टर वाइज करके परीक्षा को संपन्न कराने को इस 2020 शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रारूप तैयार किया गया है। इस शिक्षा नीति का यही मेन प्रारूप है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग से किस टाइप से पूछा जा सकता है? जो 2020 शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में प्रवेश दर 100% व उच्च शिक्षा में 50% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसमें अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, शीर्ष विदेशी विद्यालयों को अपने कैंपस भारत में खोलने की अनुमति। जैसे विदेश में जो यूनिवर्सिटी हैं वह उस यूनिवर्सिटी को अपने भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी, तो कि वह यूनिवर्सिटी हमारे देश में आए और वह यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। इस तरीके से यह शिक्षा नीति को लागू किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स क्या है, उदाहरण सहित बताइए। हम लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रशिक्षण मॉड्यूल्स क्या है, इसके उदाहरण सहित। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता उन्नयन हेतु सेवारत शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूल शिक्षण के पूर्व विकसित किए जाते हैं, जो प्रशिक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखते हैं। शिक्षण मॉड्यूल्स की सहायता से किसी भी प्रशिक्षण को आसानी से पूर्ण किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल्स इस प्रकार हैं, जैसे सबल विचार पत्रांक, सबल गतिविधि बैंक। सबल हम लोग समझते हैं, सबल सेवारत शिक्षकों के लिए बनाया जाता मॉड्यूल्स परीक्षण है, जिसमें सब विचार पत्रांक, गतिविधि बैंक। अब अलग अलग सबल विचार पत्रांक क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे इस पत्रांक में परीक्षा, मूल्यांकन आदि के विषय में विवरण दिया जाता है, जिसमें परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षा से बच्चों को भय क्यों लगता है, इस तरीके से निवारण किया जाता है। अब सबल गतिविधि में है, जैसे इसमें 1 से 5 तक के समस्त विषयों के सामग्री के शिक्षण के संदर्भ में गतिविधियाँ दी गई हैं। अब इसमें पहल किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे यह भी महत्वपूर्ण संदर्शिका है। यह संदर्शिका प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाओं हेतु उपयोगी है। इस संदर्शिका में विद्यालय का प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन, शैक्षिक गुणवत्ता एवं संप्राप्ति, ब्रिज कोर्स, वैकल्पिक शिक्षा आदि के विषय में विस्तार किया गया है। इसमें शिक्षक को भी पढ़ाई करने के लिए बताया गया है। ठीक।
अब इसमें साधन क्या क्या है। साधन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों हेतु इस मॉड्यूल्स में प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विकसित किया। जैसे दिल्ली की इस समय हम लोगों का शिक्षा प्रणाली चल रही शिक्षा नीति, उसी शिक्षा नीति को हमारे यूपी में भी इस तरीके से और पूरे अलग अलग राज्यों में लागू करने के लिए प्रारूप दिया गया है। जैसे दिल्ली के शिक्षकों को केजरीवाल सरकार द्वारा विदेशों में शिक्षा प्रदान करके वहाँ की शिक्षा पद्धति को अपने भारत में दिल्ली में इस समय जो चल रहा है उसी प्रक्रिया को इसमें शिक्षक मॉड्यूल्स में बताने का प्रयास किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु गठित हंटर आयोग का योगदान बताइए। जैसे हंटर आयोग एक भारतीय शिक्षा आयोग है, उस समय उस आयोग के अध्यक्ष एक हंटर नामक वैज्ञानिक थे। इन्हीं हंटर नामक आदमी के वो अध्यक्ष थे, उन्हीं के आधार पर इसका आयोजन, इसका नाम पड़ गया क्या, हंटर आयोग। अब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए जन साधारण शिक्षा का प्रसार करने के लिए सन 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे, अतः इनके नाम से ही आयोग को हंटर आयोग अथवा हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा के विकसित हेतु हंटर आयोग को। हंटर आयोग को लिख सकते हैं, हंटर आयोग के सुझाव व सिफारिशें। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है और इसके प्रत्येक भाग जैसे पाठ्य विषय, शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के विषय में जो सुझाव सरकार को प्रस्तुत किया वो अग्रम। जैसे सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। प्राथमिक शिक्षा एक मात्र उद्देश्य जन साधारण शिक्षा विकास विस्तार करना। इस तरीके से और किस तरीके से हम लोग हंटर आयोग को लिख सकते हैं। जैसे हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संचालन सही तरीके से सुव्यवस्थित कैसे चलाया जाता है, उस तरीके से हंटर आयोग में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। जैसे जिला परिषद, नगर पालिकाओं, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इस तरीके से। अब अगला पॉइंट हम क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन, बाल अधिकरण तथा राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग समझ लेते हैं बाल अधिकरण तथा राष्ट्रीय बाल नीति क्या है। जैसे राष्ट्रीय संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 1989 ईस्वी में की थी। 20 नवंबर 1989। बाल अधिकरण संबंधी बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे बच्चों को जन्म से पश्चात पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता का अधिकार है। बच्चे को माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपहरण, कार्य, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने हेतु राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। बच्चों को लैंगिक शोषण से बचाना। इस तरीके से अब राष्ट्रीय बाल नीति को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय बाल नीति समझेंगे। ठीक, पहले हम लोग बाल नीति समझ लेते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति क्या है। भारत सरकार ने सन 22 अगस्त सन 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करने के लिए निम्न उपाय बताएं। जैसे राज्य ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु संबंध कार्यक्रम तैयार किया। बालकों को उनके माता पिता से अलग न रखे जाने तक वह जीवन यापन करने में सक्षम हो। प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने हेतु राज्य विशेष कार्यक्रम संचालित करना। अब राष्ट्रीय बाल नीति हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग बाल अधिकार जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बाल अधिकार क्या क्या हैं। इस तरह का अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है, हम लोग से पूछा जा संप्रेषण के बाधक तत्व कौन कौन से। संप्रेषण यानी दो लोगों के बीच के वार्तालाप जो होता है उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उन्हीं को इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम लोग जैसे रुचि का अभाव, संप्रेषण माध्यम की कमी, संप्रेषण सामग्री की कमी, भाषा की कमी, इस तरीके से संप्रेषण में बाधा तत्व आ सकते। जैसे रुचि का अभाव, यदि शिक्षक एवं छात्र दोनों में किसी भी रुचि का अभाव हो तो संप्रेषण ठीक तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। संप्रेषण माध्यम की कमी, संप्रेषण माध्यम
संप्रेषण बना रहने के लिए संप्रेषण माध्यम बार प्रवाह कार्य करता है। जैसे ये यदि धारा प्रवाह रुक जाए तो कार्य अवबद्ध गति से नहीं चलेगा। अब संप्रेषण सामग्री की कमी किस तरीके से, जैसे यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता की रुचि के अनुकूल हो तो वह संप्रेषण बाध्य हो जाता है। और भाषा, अगर भाषा जिस भाषा में आप बोल रहे हो, जिन संकेतों का प्रयोग आप कर रहे हो, प्राप्तकर्ता उन्हें नहीं समझ पा रहा है तो उसमें इस प्रकार की बाधा पाई जा सकती है। संप्रेषण में क्या क्या बाधा, जैसे वातावरण संबंधी कमियां, यदि वातावरण में प्रतिकूलता है जैसे अधिक गर्मी, ठंडा, बरसात, आंधी, तूफान आदि, संप्रेषण में रुकावट हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 30 से आगे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसी वीडियो को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।